स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं। This call is now being recorded. हाँ, तो कहाँ स्टार्ट करना है अपने को? सिक्स ना, फाइव तक हमने कंप्लीट कर लिया था। सिक्स से हम लोगों को स्टार्ट करना है। एंड सिक्स इज नथिंग बट, एक्चुअली उसका नाम होना चाहिए था डाईएजोटाइजेशन। ये हम लोगों ने बेसिकली रिएक्शन तो हमने करवाई हुई है, डाईएजोटाइजेशन हमने कराया हुआ है। क्या होती है डाईएजोटाइजेशन, क्या होता है? जैसे मान लो कि आपको डाईएजोटाइजेशन करवाना है CH3 और NH2 का। अमाइंस ही तो पढ़ रहे हैं बेटा ना, तो अमाइंस का डायजोटाइजेशन करवाना है। ठीक है, अमाइंस में भी इसका नाम क्या है? एक कार्बन का है, इसलिए मीथेनमाइन बेटा। ठीक है, CH2NH2 मतलब ये हो गया मीथेनमाइन। इसका डायजोटाइजेशन करवाना है, तो कैसे होता है डायजोटाइजेशन? याद है बेटा कुछ आपको? NaNO2 याद है। हाँ, NaNO2 और HCl के दो मॉलिक्यूल इसके अंदर लेते हैं हम लोग, है ना? याद है बेटा आप लोग को? HCl के दो मॉलिक्यूल लेते हैं। हाँ और डायएजोटाइजेशन जब भी करवाना हो तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड का हम लोग टेम्परेचर लेते हैं। जीतू भाई पैसा उनसे लेना है, ठीक है? हाँ, गुंजन सर से मांग लेना, बोले थे कि मैं दूंगा। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस। अब मैंने आपको क्या सिखाया था कि NaNO2 और HCl के मिक्सचर से एक्चुअली बनता क्या है? सबसे पहले तो NaCl बन जाएगा, ये Na और ये Cl, तो इसको तो इसमें से ऐसे ही माइनस कर देता हूं मैं, माइनस NaCl। और क्या बचा इसके अंदर? HNO2। HNO2। हाँ देखो, ये HNO2 इसके अंदर एक रिएजेंट बनता है HNO2, और एक HCl अभी भी वैसे के वैसा रहता है, ऐसे ही ना? बराबर बेटा? हाँ सर। एक यस सर। Na और ये Cl NaCl के फॉर्म में निकल गया। अब HCl दो लिए थे ना हमने, तो HNO2 और एक HCl तो अभी भी वैसे के वैसा इसमें बचा होता है। अब देखो, ये CH3, ये N और ये N, ये बना देता है आपका CH3 N2। हाँ, या तो आप N ट्रिपल बॉन्ड N+ लिख लो, या तो फिर आप N2 करके प्लस लिख दोगे तो भी चलेगा। और इसको बैलेंस करने के लिए नेगेटिव वाला पार्ट क्या होता है ना बेटा? ये Cl- हो गया। ठीक है, अच्छा, अब H2O कितने निकलेंगे? देखो, यहां से दो H फ्री किया मैंने, ये एक H और ये एक H, मिला के 4H, और ये दो ऑक्सीजन। तो यहां पर से हम लोग क्या और लिख सकते हैं? OH2। -2H2O। तो दिस इज द कंप्लीट रिएक्शन। देखो, ये CH3N2+ है और Cl- है। अब है ना, इस रिएक्शन को हमने कभी भी यहाँ पे नहीं रोकना। अच्छा, पहली बात तो आप याद रखो कि आपको अमाइंस की रिएक्शन NaNO2 और 2HCl से ना देके, कभी कभी एरो के ऊपर सिर्फ वो लोग क्या लिख देते हैं? HNO2। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, HNO2 मतलब आपको रिएक्शन तो डाईएजोटाइजेशन ही करवानी है। HNO2 के आगे अगर कुछ भी नहीं दिया हो तो आप इसकी रिएक्शन करवाएंगे पानी के साथ में, HOH। तो इसमें से पहली चीज क्या निकल जाएगी? ये H, ये Cl लेके भागेगा, HCl। और ये जो N2 है ना, ये N2 गैस के फॉर्म में इसमें से माइनस हो जाएगा। और जो CH3 और ये OH है, ये कन्वर्ट हो जाएगा बेटा CH3OH में, मतलब अल्कोहल। तो इसका मतलब ये हुआ कि अमाइन से ये अल्कोहल बनाने की मेथड है। देखा आप लोगों ने? कुछ डाउट है तो पूछो, नो डाउट। है ना? तो अभी देखो, आप लोग ये वाला क्वेश्चन करके बताओ मुझे। जैसे मान लो कि आपको बोला है कि C2H5
NH2, यहां पर आपको लिख दिया HNO2 के साथ में रिएक्शन बताओ। देखो बेटा 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर लेना पड़ता है, ये हमें पता होना चाहिए। HNO2 NaNO2 और 2HCl से बनता है, ये हमें पता होना चाहिए। इन लोग तो खाली ये ऐसा लिख के दे देंगे आपको कि C2H5NH2 की रिएक्शन HNO2 के साथ में, बताओ क्या बनेगा। क्या बनेगा बोलो। सर ये नाइट मतलब ये C2H5 के 2H और R का एक C2H5 और OH बनेगा बेटा, सीधी सीधी बात है, आपको घड़ी घड़ी पूरा लिखने की थोड़ी जरूरत है, तो मैंने आपको समझाया ना। हाँ सर, हाँ सर, ओके। CH3NH2 से CH3OH बनता है, तो CH3 की जगह पे अगर मैंने C2H5NH2 लिया है तो वो C2H5OH बना देगा बेटा। मैंने आपको सिखा ही दिया है कि अगर HNO2 के आगे की स्टेप में कुछ भी ना लिखा हो तो आपको समझ जाना है कि आगे फिर वो डायजोनियम कंपाउंड की रिएक्शन आपको पानी से करा के अल्कोहल बना के ही छोड़ना है। ठीक है, जैसे देखो ये एरोमेटिक दिया हो तो एरोमेटिक में आप स्टेज वाइज बताओ इसको। बेंजीन के ऊपर NH2, बेंजीन के ऊपर NH2, बराबर है। अच्छा, अब इसकी रिएक्शन आपसे बोली गई है NaNO2 और 2HCl से कराते हैं 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस पर। तो सबसे पहले आपको डाइओजोनियम सॉल्ट बना के दिखाना है इसका। बेंजीन के ऊपर पता ही है ना बेटा, डाइओजोनियम सॉल्ट N2+, इसको N ट्रिपल बॉन्ड N+ भी लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, ये Cl-, ये बन गया आपका बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड, याद है, बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड बन जाएगा। अब अगर इसकी रिएक्शन आप H2O से करवाते हो, HOH से, तो पहली चीज इसके अंदर से HCl- हो जाएगा, ये Cl और ये H। नाइट्रोजन गैस को तो खत्म करना ही करना है, जो OH बचता है वो आप बेंजीन से अटैच कर दो, तो ये फिनॉल बेंजीन बन जाए। और OH मतलब एलिफेटिक अमाइन अल्कोहल देते थे, तो एरोमेटिक अमाइन क्या बना देंगे बेटा, बेंजीन के ऊपर OH, और इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, तो फिनॉल। आया समझ में आया आप लोग को कि नहीं आया, हाँ सर आगे। है ना। तो इस तरह हाँ से हम सर। लोग डायएजोटाइजेशन करवाते हैं। डायएजोटाइजेशन तो यही तक था, ठीक है, वो तो आगे मतलब अगर Cu2Cl2HCl से कराते तो क्लोरोबेंजीन बनता, Cu2Br2HBr से कराते ब्रोमोबेंजीन बनता, है ना। वो तो अपने को पता है सैंडमेयर का आगे का हिस्सा, तो डायएजोटाइजेशन ये है, तो इतना आपको समझ में आना चाहिए। लेकिन खास करके एलिफेटिक के लिए आप लोग याद रखना कि वो क्वेश्चन को ट्रिकी बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ HNO2 दे देते हैं, तो आपको मतलब ऐसा लिख के नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये बहुत अनस्टेबल होता है बेटा। यहाँ पे आप ऐसा लिख के नहीं छोड़ दोगे N2+ बना और Cl-, तो ये तो वाला जो पार्ट है ना बेटा, ये बहुत अनस्टेबल होता है, दो दो नाइट्रोजन उसके अंदर हैं, तो बहुत अनस्टेबल है बेटा। तो आप लोग हमेशा इसको कन्वर्ट कर देंगे, पानी को अपने को स्टैंडर्ड कंसीडर करके उसकी रिएक्शन पानी से करवा ही देनी है और आपको यहां तक बना देना है। ठीक है बेटा। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड एक इंटरमीडिएट होता है, हाईली अनस्टेबल होता है, वो अगर कुछ नहीं मिलेगा तो पानी से रिएक्ट करके अल्कोहल तक तो बना के रहेगा ही। तो आप एक रूल याद कर लो बेटा, HNO2 से अमाइन की रिएक्शन होती है, सीधा सीधा क्या बनता है बेटा, अल्कोहल बनता है। ठीक है। और अगर आपको किसी और से रिएक्शन करवाना बोला होगा, मतलब अगर उनको दूसरे से किसी से रिएक्शन करवाना है आपसे, तो आपको क्या बोलेगा कि पहले इससे ए बनता है और ए की रिएक्शन Cu2Cl2HCl से होती है, अब बताओ क्या बनेगा। ठीक है, आप समझे। तो उनको अगर किसी और रिएजेंट से रिएक्शन करवानी होगी तो वो आपको बताएंगे, लेकिन पानी के लिए नहीं बताएंगे। तो आप कभी भी इसको प्रोडक्ट नहीं बता देना, आपको प्रोडक्ट अल्कोहल को बताना है। मैं जितना बोलना चाह रहा हूँ आपको समझ में आया बेटा, है ना, क्या बोलना हाँ चाह सर। रहा हूँ, डिटेल समझ में आ गई ना आपको। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं, ये 5th नंबर था शायद, है ना, 6th नंबर की बात करनी है, और वो होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में दो हैं। क्या था, पहला ब्रोमिनेशन,
ब्रोमिनेशन पढ़ना था और एक अपने को नाइट्रेशन पढ़ना था। अमाइंस के केस में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करता हूँ। ठीक है बेटा। किसके बाद में? सबसे पहले मैंने आपको गैब्रियल थैलिमाइड को इस चैप्टर के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट बोला है, बाद में हॉफमैन ब्रोमोमाइड को बोला है, बाद में कार्बाइल अमाइन टेस्ट को बोला है, और चौथी चीज जो मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कह रहा हूं उसके अंदर, वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इसके अंदर क्या खास बात है ये आप लोग को अभी समझ में आएगा कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है। देखो जैसे आप लोगों को ये तो पता है कि अगर हमारे पास, अच्छा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एरोमेटिक अमाइन का ही होगा, मतलब एलिफेटिक का नहीं कर सकते आप। ठीक है। अब ब्रोमिनेशन करवाना है तो आपने मान लो कि ब्रोमीन वाटर ले लिया, Br2 और H2O, ब्रोमीन वाटर। और आपको पता है कि ब्रोमीन वाटर से जब भी रिएक्शन होती है तो जो प्रोडक्ट बनता है वो NH2 तो वैसे के वैसा रहेगा, ऑर्थो पोजीशन पे ब्रोमीन, और पैरा एक और अलग पैरा ब्रोमीन, और एक और ऑर्थो पोजीशन पे ब्रोमीन। बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रोमिनेटिंग एजेंट होता है ब्रोमीन वाटर, तो ये आपका बनने वाला है। लेकिन ना बेटा आप लोगों को क्वेश्चन ऐसा बोलते हैं कि आप कन्वर्ट करें, ये ट्रिकी क्वेश्चन है। ये तो बनने वाला ही था, इसमें कोई ट्रिक नहीं थी, ये तो कब से करवाते आ रहे हैं हम लोग। ठीक है। ये तो पता है ना आपको कि ये NH2 ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। हाँ ये सर। पता है कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पैर है, तो वो बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकता है। इसका मतलब ये कैसा ग्रुप हुआ? एक्टिवेटिंग ग्रुप हुआ। और जितने भी एक्टिवेटिंग मतलब जो बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं वो सब के सब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप ही होते हैं। अरे हाँ ना बोलो कुछ। हाँ सर। समझ में आ गया है ना? तो जैसे फिनॉल में बेंजीन के ऊपर OH था, है ना, बेंजीन के ऊपर OH, तो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, वो बेंजीन के अंदर ट्रांसफर कर सकता था। इसका मतलब वो भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग था। फिनॉल के अलावा एनिसोल मतलब बेंजीन के ऊपर OCH3 जो एरोमेटिक ईथर था, वो भी ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग था। तो अब तक हम लोगों ने जो एरोमेटिक कंपाउंड्स पढ़े हैं, जैसे हेलो अरीन्स, बेंजीन के ऊपर क्लोरीन ग्रुप, ब्रोमीन ग्रुप, आयोडीन, सब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग थे। फिर फिनॉल पढ़ा हमने, बेंजीन के ऊपर OH, उसमें भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही होता था। फिनॉल के बाद ईथर पढ़ा, एरोमेटिक ईथर, उसमें भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप ही थे। और अभी हम लोग एरोमेटिक अमाइंस पढ़ रहे हैं, उसमें भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ही है। मतलब अब तक हम लोगों ने जितना भी 12th में सिलेबस कंप्लीट किया है वो सब के सब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप ही देखे हैं। अभी हम लोग जब अल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड्स देखेंगे ना, तो उसके अंदर हम लोग मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स भी देखने वाले हैं। ठीक है। तो ऑर्थो पैरा, तो ऑर्थो पोजीशन ये होती है, ये होती है और ये होती है, आपको पता है बेटा। तो ब्रोमीन ग्रुप आपने प्लेस कर दिया। ब्रोमीन वाटर जो होता है वो स्ट्रॉन्ग ब्रोमिनेटिंग एजेंट होता है, इसकी वजह से ब्रोमीन ऑर्थो, दोनों ऑर्थो और एक पैरा पे चला गया। ठीक है। लेकिन आपसे क्वेश्चन वो लोग ऐसा कर देते हैं कि आप ऐसा कुछ सजेस्ट करो कि आप एनिलीन से स्टार्ट तो करो, लेकिन आपको कन्वर्ट करना है उसको सिर्फ और सिर्फ 4 ब्रोमो एनिलीन में। आप समझे कि जो ब्रोमीन ग्रुप ये वाले ऑर्थो पोजीशन पे, ये वाले ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे जा रहा था, लेकिन आपको अब कैसा करना है कि वो ब्रोमीन ग्रुप यहाँ पर ना जाए, ब्रोमीन ग्रुप यहाँ पे ना जाए, और ब्रोमीन ग्रुप सिर्फ और सिर्फ 4th पोजीशन पे जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? तो उसके लिए एक स्पेशल टेक्निक है, वो आपको जरा ध्यान से देखनी है। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला, बेंजीन के ऊपर NH2, इसकी रिएक्शन मुझे बताना क्या बनेगा बेटा। ये मैंने आपको रिएक्शन समझाई हुई है। CH3 CO ट्वाइस O इन द प्रेजेंस ऑफ, अगर पीरिडीन करवाता हूं तो पहले क्या बनेगा बोलो। ये रिएक्शन हम लोगों ने कल के लेक्चर में पढ़ी है बेटा, देखो आपको याद है क्या? सर वो NH2 में से एक H हट जाएगा वो वाली, हाँ हाँ वही फिर वही। C डबल बॉन्ड और CH। अल्टीमेटली इट इज एसाइलेशन, ये आप लोग को ध्यान हाँ में आना सर। चाहिए। एसाइलेशन एसिटिक एसिड से भी हो सकता है,
एसिड के क्लोराइड से भी हो सकता है और एसिड के एनहाइड्राइड से भी हो सकता है, और आपके सामने अभी जो बना हुआ है वो एसिड का एनहाइड्राइड है। ठीक है बेटा, याद है बेटा, ये मैंने तो ऐसे स्ट्रक्चर बना कर दिखाता था आप लोग को, है ना। यस जैसे मैं सर। एक और पेज कर दूं, जैसे ये एनिलीन है, ये आप लोगों को एक्स्ट्रा लिख के बता रहा हूँ। बेंजीन के ऊपर एन एच है और एच है, ठीक है, और इसकी रिएक्शन एनहाइड्राइड जो आपके सामने बना हुआ है, CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर ऑक्सीजन, फिर C डबल बॉन्ड O, और फिर CH3, है ना। उसी को मैंने क्या लिखा, आप लोग को क्या लिख के दिया, CH3 CO ट्वाइस O, चलेगा ना। ऐसा भी लिख सकते थे, देखो ये यस। CH3CO है और नीचे वाला ये भी CH3CO है, और उसको ट्वाइस करके मैंने O कर दिया। अब लेकिन करना क्या था कि यहाँ से H निकालना था और यहाँ से ये पूरा पार्ट निकाल देना था, तो माइनस हो जाता है इसके अंदर से CH3COOH, और जो CH3CO है ना वो चला जाएगा N से जोड़ने, है ना। तो ये आप लोग को मैंने सिखाया हुआ था, तो कल के लेक्चर में ही असाइलेशन जब पढ़ा था हमने तब देखा था ये। तो बेंजीन के ऊपर के NH2 में से एक H मैंने कम कर दिया, और मैंने बताया था आपको कि बॉन्डिंग जहां से ब्रेक होती है बनती भी वहीं से है, तो C डबल बॉन्ड O इसको कर लेते हैं, और आगे CH3, देखा आप लोगों ने, एक एच कम करके जो ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला ग्रुप था ना, सर्कल ब्रैकेट वाला, C डबल बॉन्ड O और CH3, इसको मैंने जोड़ दिया। ठीक है, अब इसको बोलते क्या है, तो इसका नाम आज से याद रखो, पहली बार देखा है आपने ये, इसको कहते हैं एसिटा एनेलाइड। इसको क्या कहते हैं बेटा, एसिटा एनेलाइड। एक मिनट, इसको कहते हैं एसिटा एनालाइड, ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों ने किया क्या और ऐसा क्यों किया, जो NH2 ग्रुप इतना छोटा सा था इसको एक बड़े ग्रुप में, जाइंट ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया मैंने। तो इससे क्या हुआ कि ऑर्थो पोजीशन दोनों के दोनों इतना स्टेरिक हिंड्रेंस महसूस करने लगी कि अब वो किसी इलेक्ट्रोफाइल को अपने ऊपर नहीं बुला सकते, है ना। एक बड़ा सा ग्रुप अरेंज कर दिया है मैंने, तो ऑर्थो पोजीशन बहुत स्टेरिक हिंड्रेंस में आ गई, तो अब है ना उसके ऊपर कोई ग्रुप नहीं आ सकता। तो अब एसिटा एनालाइड का अगर ब्रोमिनेशन करवाता हूं, जैसे ये है NHCOCH3, है ना, ऐसे लिख दिया मैंने। अब जब मैं इसका ब्रोमिनेशन कराऊंगा Br2 वाटर लेके, तो दोनों ऑर्थो पोजीशन पे इतना स्टेरिक हिंड्रेंस है कि दोनों ऑर्थो पोजीशन ब्लॉक हो चुकी है NHCOCH3 की वजह से, कि जो ब्रोमीन है वो सिर्फ और सिर्फ कहां पे जाएगा, पैरा पोजीशन पे जाएगा। बोलो, ये बात समझ में आती है, बोलो कुछ बेटा। यस सर। देखो मैंने क्या किया, इसको बोलते हैं प्रोटेक्शन और डी प्रोटेक्शन ऑफ ग्रुप। हम लोगों ने NH2 की साइज को बड़ा कर दिया, NHCOCH3 में कन्वर्ट कर दिया। अब सोचो ना कि ये वाली पोजीशन पे अगर NHCOCH3 ऑलरेडी है इतना बड़ा ग्रुप, तो ऑर्थो पोजीशन को तो वो ब्लॉक कर देगा ना, जस्ट बाजू वाले कार्बन को। तो इलेक्ट्रोफाइल को वो ऑर्थो पोजीशन दिख ही नहीं रही है कि वो उसके ऊपर अटैक करे, तो वो सीधा जाएगा कहां पर, पैरा पोजीशन पे अटैक करने। तो 99.9% ये पैरा वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन हम लोगों को ये NHCOCH3 को सिर्फ प्रोटेक्ट करके ही नहीं रखना है, इसको डी प्रोटेक्ट भी करना है। तो डी प्रोटेक्ट में सिर्फ और सिर्फ आप H प्लस आयन या एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम में इसको रिएक्ट करवा लोगे ना, तो ये NH को अपना H वापस मिल जाता है। ठीक है, एक मिनट, एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम में ये फिर से कन्वर्ट हो जाता है NH2 में, और जो इसकी पैरा पोजीशन पे है वो ब्रोमीन रह जाता है। तो ये देखो इस तरह से प्रोडक्ट हमारा बन गया 4 ब्रोमो एनिलीन, जो कि आपको क्वेश्चन में बोला था। समझ में आया आप लोग को। तो एनिलीन के केस में अगर आपको सब्स्टिट्यूशन सिर्फ और सिर्फ पैरा पोजीशन पे करवाना है, तो आपके लिए ये ट्रिक होती है कि आप वो ग्रुप को बल्कि ग्रुप में पहले कन्वर्ट करके प्रोटेक्ट कर लो,
और बाद में उसका डी प्रोटेक्शन कर लो और उससे पहले के बीच में कहीं पर ब्रोमिनेशन करवा लो। ठीक है, आगे बढ़ो बेटा, ये समझ में आया? आगे हाँ ओके बेटा। चल, अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ही दूसरा हिस्सा क्या था अपना? नाइट्रेशन भी करवाना है। ठीक है, नाइट्रेशन करवाते हैं। चलो, मान लो कि आपके पास में एनिलीन है और इसका नाइट्रेशन करवाना है। बेटा आप लोग को पता ही है कि नाइट्रेटिंग मिक्सचर से नाइट्रेशन होता है, ये घड़ी घड़ी बताने की जरूरत नहीं है। कॉन्क HNO3 प्लस कॉन्क H2SO4 के साथ में आप नाइट्रेशन करवाते हो। ये नाइट्रेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज्यादा। ये पहला और एक आखिरी केस, ये पहला और आखिरी केस ऐसा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जहां पर ये घटना होती है। देखो, बेंजीन के ऊपर NH2 की ऑर्थो पोजीशन पे जाता है नाइट्रो प्लस, बेंजीन के ऊपर NH2 की पैरा पोजीशन पे जाता है NO2। लेकिन यही एकमात्र ऐसी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जिसमें बेंजीन के ऊपर NH2 के साथ मेटा पोजीशन पे भी जाता है NO2। बोलो, सबसे पहले तो ये केस को याद करो बेटा। नाइट्रेशन अगर आप एनिलीन का करवाते हो तो ऑर्थो प्रोडक्ट, पैरा प्रोडक्ट और मेटा प्रोडक्ट ये तीनों बनते हैं। मैं आपको बताता हूं क्यों। ऑर्थो और पैरा क्यों बनेंगे वो तो आपको पता ही है, क्योंकि NH2 ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो ऑर्थो और पैरा पे सर जाने वाले थे, ये हमको पता ही था। मेटा पे क्यों गया ये नहीं समझ आ रहा। दूसरी चीज आप याद करो कि पैरा पोजीशन पे जो परसेंटेज आता है वो आता है 51। ठीक है बेटा, मेटा पोजीशन पर अनएक्सपेक्टेडली 47%, और खाली ऑर्थो पोजीशन पे जो बनता है वो 2%। हाँ, ऑर्थो पोजीशन पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि NH2 और NO2 का स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा होने की वजह से एक दूसरे को रिपेल करते होंगे, तो ये माइनर बनता होगा। पैरा मेजर बनता है, ये आपको पता है। आपको ये सोचना है कि ये 47% क्यों बना। किसी के पास कोई आंसर? कोई लॉजिक लगा सकते हो कि इसके अंदर मेटा पे NO2 क्यों गया? बोलो। अरे बोलोगे कुछ? सर सोच रहे हैं। हाँ, ये अच्छा हुआ बोला, वरना मैं सोच रहा हाँ, था कि नेट बंद हो गया। नहीं नहीं सर सोच रहे हैं। सोचो सोचो, सोच भी रहे हो तो बता देने का सोच रहे हैं, क्योंकि आप मेरे सामने क्लासरूम में तो बैठे नहीं हो। क्या माधव, सोचा कुछ? सर सर सोच रहे हैं अब लेकिन इतना समझ नहीं आ रहा। सर ये NO2 EWG है इसलिए ऐसा कुछ। क्या वापस बोल बेटा। NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ऐसा कुछ है मतलब। NO2 का क्या इफेक्ट N- बेटा? अपना तो जो इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है वो NH2 प्रोड्यूस कर रहा है ना बेटा। इफेक्ट जो प्रोड्यूस कर रहा है वो NH2, और NH2 का इफेक्ट ऑर्थो पैरा होता है, उसके वजह से NO2 जो है ना वो ऑर्थो पैरा पे जाना चाहिए था, लेकिन मेटा प्रोडक्ट 47% क्यों बना, ऐसा हम पूछ रहे हैं बेटा। ठीक है, तो NO2 का तो कोई इफेक्ट देखना ही नहीं है ना, वो तो नाइट्रेटिंग, वही खुद तो इलेक्ट्रोफाइल है। सामने वाला इफेक्ट जनरेट करेगा और नाइट्रो ग्रुप उसका फायदा उठाएगा। नाइट्रो का कोई इफेक्ट नहीं देखा जाएगा इसके अंदर। आदित्य बोल बेटा Yes. कुछ। हम्म
और कौन है? पंकज, पंकज है क्या? ऋषभ, हाँ सर। बोल बेटा, क्वेश्चन सुना तूने पूरा? हम्म, बोलो। सर ये जरा टेस्टिंग है इसलिए। क्वेश्चन बहुत लाजवाब क्वेश्चन है बेटा, है ना? और ये आपने पहले पढ़ा भी नहीं है, ठीक है? हाँ, कंसेप्ट पढ़ा है आपने, अपन लेकिन मतलब ऐसे कभी नहीं देखा पूरा नहीं आपने कि पढ़ा ये कि हाँ, एग्जैक्टली। एक्टिवेटिंग ग्रुप हो, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और मेटा बन रहा हो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लॉजिकली कुछ सोच के बताओ कि ऐसा क्यों हो रहा होगा, और आंसर तो आपके सामने ही है, स्क्रीन पे ही है। पिनांक, यस बोल सोच बेटा। रही हूँ। हम्म आलिया का सोच के हुआ कि फिर अभी तक कंटिन्यू प्रोसेस चल रहा है? नहीं सर, मैं बोल रही थी कि इसके एसिडिटी के ऊपर कुछ है कि एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होने की वजह से वो तीनों प्रोडक्ट बना रहा है दो देख बेटा, बनाने की जगह। पहली बात तो एनिलिन बेसिक है। शायद सर, बेंजीन के ऊपर मैं NH2। रिएजेंट की बात कर रही थी। किसकी बात कर रही है? वो रिएजेंट कॉन्सेंट्रेटेड है ना। हाँ हाँ हाँ, आई मीन उसके ऊपर हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, हाँ, बोल। तो वो तो तो हर वो बार, मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि नाइट्रेशन में तो बेटा हर बार हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 ही लेते हैं, तो ये कोई नई बात तो हुई नहीं है इसमें। ये भी एक सवाल है ना बेटा? बस सर। सर एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट करो ना। इस रिएक्शन में मेटा प्रोडक्ट क्यों बन रहा है जबकि NH2 ऑर्थो पैरा है डायरेक्टिंग? चलो, तो मैं ही अभी बताता हूँ इसका आंसर। हाँ सर बता दो सर, अभी ये तो एकदम मिस्ट्री हो रहा है सर। अच्छा, देखो, इसको टाइम लेने के पीछे भी वजह थी कि आप लोग फिर कभी भूलो नहीं बेटा। बेंजीन के ऊपर NH2, ये एनिलीन है, और ये होता है बेस। अब इसका अगर मैंने नाइट्रेशन करवाया बेटा, तो ऑर्थो पे प्रोडक्ट जाने वाला था, ये हमको पता ही है। पैरा पे प्रोडक्ट जाने वाला था, ये हमको पता ही है, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेटा। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, ये तो पता ही है। सवाल यही था कि मेटा पे क्यों गया नाइट्रो। ठीक है, अब आपको ये समझना है। देखो, एसिड की प्रेजेंस थी बेटा, H+ आयन, तो कुछ एनिलीन इसमें से बेस की तरह बिहेव करके एसिड के साथ में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी शो कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा? बेस के सामने जब एसिड आता है तो सॉल्ट बनता है, तो NH3 और प्लस बन जाएगा। समझ में आया? NH3+। अब मुझे बताओ कि ये जो NH3+ है, ये कौन सा ग्रुप है? खुद पॉजिटिव चार्ज का है। सर मेटा डायरेक्टिंग, मेटा पॉजिटिव डायरेक्टिंग। चार्ज का जो ग्रुप होता है बेटा, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग तो नहीं हो सकता, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। NH3 यस प्लस सर। पॉजिटिव चार्ज का है, तो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, और जो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचता है वो EWG होता है। जो EWG होता है उसको हम लोग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बोलते हैं। और यस सर। डीएक्टिवेटिंग होना चाहिए था। डीएक्टिवेटिंग जितने भी होते हैं वो सारे के सारे कौन से डायरेक्टिंग होते हैं? मेटा मेटा। डायरेक्टिंग। इसका मतलब ये आयन को पहली बात बोलते हैं एनिलीनियम आयन। ये एनिलीन है, और उसके पॉजिटिव चार्ज का आयन बन गया, तो आगे IUM लगा के एनिलीनियम आयन इसको बोलेंगे। और एनिलीनियम आयन में जो NH3+ ग्रुप होता है,
वो मेटा डायरेक्टिंग होने की वजह से वो NO2 को मेटा की पोजीशन पे डायरेक्ट करता है बेटा। ठीक है, आप लोग अब यस समझ में सर। आया। आपसे क्वेश्चन पूछते ही हैं वो लोग कि इन केस ऑफ एनिलीन या इन केस ऑफ नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन मेटा प्रोडक्ट इज obtained बट NH2 ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो इसका आंसर 2 मार्क के लिए अगर पूछता है तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एनिलीनियम आयन, अगर आप इतना लिख देते हो तो आपको 1.5 मार्क्स मिल जाते हैं। क्या? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एनिलीनियम आयन। और फिर आगे बोलने का कि एनिलीनियम आयन में द ग्रुप इज NH3 प्लस विच इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड हेंस डीएक्टिवेटिंग ग्रुप एंड हेंस मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। आया समझ में? अभी बोलो, कुछ समझ में यस आया? सर। यस तो अगर सर। यस NH2 सर। NH2 की रिस्पेक्ट में एज इट यस इज सर। था तो वो ऑर्थो और पैरा पे डायरेक्ट करेगा, लेकिन पहले एसिड से रिएक्ट करके एनिलीनियम बन गया तो मेटा पे डायरेक्ट करेगा। ठीक है, तो ऑर्थो का प्रोडक्ट लेस क्यों बन रहा है? स्टेरिक हिंड्रेंस। पैरा तो मेजर बनता ही है, लेकिन एनिलीनियम आयन के फॉर्मेशन के वजह से 47% मेटा प्रोडक्ट बनता है। लेकिन इसको और ट्विस्ट ऐसा कर सकते हैं कि आप कन्वर्ट करें एनिलीन को किसमें? 4 नाइट्रो एनिलीन में। ये भी अच्छा क्वेश्चन बन गया। सिर्फ 4 नाइट्रो बनाना है आपको, क्या करेंगे? सिर्फ 4 नाइट्रो बनाना है तो पहली स्टेप क्या होगी बेटा? मैं आपको समझा चुका हूँ 4 पे प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या करना होता है। बोलो क्या करो? बोलो ना यार, 4 ब्रोमो एनिलीन अभी तो बनाया था हम लोगों ने। सर नाइट्रो का एक काम करो, ये ना, एनिलीन से 4 नाइट्रो एनिलीन में मैं हिंट दे रहा हूँ, ये आप लोग करके बताओ। सबसे पहले आप एसिटिक एनहाइड्राइड pyridine के साथ में रिएक्ट करके एसिटा एनालाइड बनाते हो। बाद में नाइट्रेशन करोगे तो नाइट्रो पैरा पोजीशन पे चला जाएगा, और बाद में वो ग्रुप को डीएक्टिवेट करने के लिए एसिड और बेस की प्रेजेंस ले लोगे। बेटा क्या डिफरेंस आएगा यार, आप लोग समझते ही नहीं हो कुछ। यहाँ पे मैं ऐसा कह रहा हूँ कि जैसे ये वाला क्वेश्चन था, तो पहले आपने क्या किया? प्रोटेक्ट कर लिया एसिटाइनालाइड, वो हाँ ग्रुप सर। को बल्की कर दिया, और फिर उसके बाद में आपने ब्रोमिनेशन, अब ब्रोमिनेशन की जगह पे नाइट्रेशन कराओगे तो Br नहीं हाँ आएगा, सर। NO2 आएगा, और बाद में H प्लस और OH माइनस के प्रेजेंस में ये वाले ग्रुप को वापस आप NH2 में कन्वर्ट कर लोगे। चलो ये हाँ काम करो, याद करके बताओ मेरे को कौन सा क्वेश्चन, ये वाला सब लोग करो। ठीक है,
आ गया बेटा, आ गया आपको? अरे हुआ क्या? यस सर। स्क्रीन तो शेयर हो रही है ना? हाँ। क्या किया सबसे पहले आपने, क्या किया? इसकी रिएक्शन करवाई होगी CH3 CO CO ट्वाइस O वोल्ट और pyridine। NH COCH3 क्या बन गया? एसिटा एनालाइड। अब एसिटा एनालाइड का आप क्या करोगे? नाइट्रेशन करेंगे ना। नाइट्रेशन। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो एसिटा एनालाइड वो है NHCOCH3, और नाइट्रेशन की वजह से यहीं पे आ गया। और हाँ बाद सर। में आप H+ एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम में आपके ग्रुप को आप डी प्रोटेक्ट करके NH2 कर दो, और NO2 तो था ही, मतलब ठीक है। तो इस तरह से आप लोग बनाओगे। तो यहाँ पर हम लोगों की एज सच केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस कंप्लीट होता है। अब देख लेते हैं हम लोग PDF। बराबर, PDF में देख लो कि हम लोग कहाँ तक पहुंच गए। कहाँ पे से स्टार्ट किया हमने आज? हिंसबर्ग हमने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। और ये सिक्स्थ वाले को आप लोग लिख देंगे बेटा डायअजोटाइजेशन। ठीक है, मैंने आपको समझाया डायअजोटाइजेशन आपको लिखना है, ये सिक्स्थ वाले को डायअजोटाइजेशन किस तरह से करवाना है ये मैंने आपको सिखा दिया। और मैंने आपको एक टेक्निक जो सिखाई है, वो क्या टेक्निक है कि HNO2 अगर दिया हो आपको, ठीक है, क्वेश्चन में आपसे बोला है कि अगर HNO2 सीधा सीधा लिख के दे दिया है, HNO2 वाटर लिखा है चाहे नहीं लिखा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सीधा सीधा क्या बना दोगे? CH3OH। ठीक है। एनिलीन का अगर हम लोग डायजोटाइजेशन करवाते हैं तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बनता है, ये आपको पता ही है। हाँ, फिर इसके आगे आप किसी से भी रिएक्शन करवा लो, Cu2Cl2 HCl से, HOH से, जिससे करवाना है वो करवा सकते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो ब्रोमीन वाटर होता है उससे जब ब्रोमिनेशन करवाते हैं तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बन जाता है। ठीक है, उसके वाइट प्रेसिपिटेट्स होते हैं, ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे। फिर उसके बाद में अगर सिर्फ और सिर्फ हमको 4 ब्रोमो बनाना है तो सबसे पहले आप इसका प्रोटेक्शन करके एसिटा एनिलाइड बनाते हो, बाद में इसका ब्रोमिनेशन करो आप तो ब्रोमीन पैरा पोजीशन पे आ जाएगा, ये आपको दिखा। और H+OH- के प्रेजेंस में आप वो NH2 ग्रुप को वापस रीजनरेट कर लो। ये हो गया आपका ब्रोमिनेशन। अगर आपको नाइट्रेशन करवाना है तो देखो मैंने आपको जो केसेस बताए थे, एनिलीन के साथ में जब नाइट्रेशन करते हैं सबको कॉन्सेंट्रेट कॉन्सेंट्रेट लिख देना। ठीक है, तो पैरा पोजीशन पे प्रोडक्ट जाता है, मेटा पोजीशन पे जाता है और ऑर्थो पोजीशन पे जाता है। पैरा वाला मैंने आपको बताया 51% होता है। ठीक है, 50 नहीं होता बेटा, ठीक है, उसके अंदर शगुन का एक होता है, 51 होता है। तो आप लोग ऐसे याद रखेंगे। और बाद में सिर्फ 2% ऑर्थो वाला होता है और बाकी के 47 जो बचे वो मेटा होता है। अब इसके अंदर एक रीजन शायद नहीं लिखी है क्या इन्होंने, कि वो ऐसा क्यों होता है? हाँ, तो रीजन आपको ऐड ऑन करना रहेगा बेटा, शायद इन्होंने लिखना भूल गया या एब्सेंट रहेगी, ऐसा कुछ हुआ होगा। ठीक है, तो आप लोग इसको ऐड ऑन कर लेना कि वाई मेटा प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड इन केस ऑफ नाइट्रेशन ऑफ क्या, एनिलीन, इन स्पाइट ऑफ दैट के NH2 ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ये क्वेश्चन लिख लो आप लोग, चलो रफ में लिख लो। तो ये बाद में जब आप नोट्स बनाओगे तो आप लोग लिख देना, ठीक है। लिख रहे हो? क्वेश्चन लिखो। अरे एक जन तो कुछ बोला करो, हाँ ना यार। हाँ लिख सर, रहे हो बेटा? पेन ये सभी ले रहे हैं। हाँ सर, हाँ हाँ चलो सर। हाँ। लिख रहे हैं, लिख रहे हैं। इसके अंदर नहीं दिया हुआ है, ठीक है।
in case of nitration of aniline, in case of nitration, in case of nitration of aniline, in case of nitration of aniline, meta product is obtained, meta product is obtained along with ortho and para product, along with ortho and para product. लिखना गिव रीजन, ऑर्थो और पैरा के साथ साथ में मेटा क्यों बनता है आपको रीजन देनी है, ठीक है। और इसके आंसर के पॉइंट्स लिख देना, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एनिलीनियम आयन, किसके फॉर्मेशन के वजह से, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एनिलीनियम आयन। ड्यू टू फॉर्मेशन, इसका आंसर क्या है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एनिलीनियम आयन। एनिलीनियम आयन किस तरह से बनता है आपको फिर उसमें दिखा देने का, ठीक है। जैसे अगर आपके पास में बेंजीन के ऊपर NH2 है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा H+ आयन के प्रेजेंस में बेंजीन के ऊपर NH3+ में, ठीक है। इसको बोलते हैं एनिलीनियम आयन। ये आप लोग लिख देंगे इसके अंदर, और फिर आगे लिखेंगे कि NH3+ ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग। NH3+ जो ग्रुप होता है वो मेटा डायरेक्टिंग होता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और अगर देखो ये वाला जो स्लाइड आपके सामने दिख रहा है स्क्रीन पे कि एनिलीन से अगर आपको सिर्फ और सिर्फ 4 नाइट्रो एनिलीन बनाना है तो जो आप लोगों ने अभी किया, पहले आपने क्या किया, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में एसिटा एनालाइड बना दिया, एसिटा एनालाइड के का नाइट्रेशन करवा के 4 पे नाइट्रो ग्रुप को आपने प्लेस कर दिया, और बाद में H+ और OH- आयन की प्रेजेंस में वो ग्रुप को वापस डी प्रोटेक्ट करके NH2 में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह से एनिलीन को 4 नाइट्रो एनिलीन में कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। आज आप लोग की केमिस्ट्री की टेस्ट है ना, यस यस सर। सरफेस केमिस्ट्री है ना। तो सरफेस केमिस्ट्री एक इजी चैप्टर है, अच्छे से प्रिपरेशन करके फिर आप लोग को एग्जाम देनी है, ठीक है। सर एमसीक्यू है उसमें? हाँ एमसीक्यूज रहेंगे, है ना। एमसीक्यूज जो मैंने आपको पढ़ाया वो थियरी में से ही रहेंगे, देखो अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, है ना। एडजॉर्प्शन पार्ट में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन के बीच का डिफरेंस। दूसरी चीज इसके अंदर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म जो पढ़ाए थे मैंने, फ्रेंडलिश का एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, ये इंपॉर्टेंट था। कैटालिसिस, कैटालिसिस जो दूसरा हमने पढ़ा था उसके अंदर जो 3-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो कौन से थे, शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस यूजिंग जियोलाइट, है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसके अंदर। फिर एंजाइम कैटालिसिस, है ना, एंजाइम कैटालिसिस का पूरा सर वो आपको अपने तरफ अपने मतलब अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हैं, कि आपने शॉर्ट लिखवा है लेकिन वो है 2 मार्क का। मैंने शॉर्ट लिखवाया था क्या? हाँ सर, मतलब वो पूरा एंजाइम कैटालिस्ट का था थोड़ा उसका डेफिनेशन, फिर उसका मैकेनिज्म है ना वो थोड़ा शॉर्ट है इसलिए। हाँ तो लिख सकते हैं ना वो E+S वाला ना। हाँ E+S वाला, हाँ मतलब लेकिन कि वो सब जैसे लॉक मतलब लॉक fit हो एंड जाता है उसको। बनाने की हाँ। जरूरत नहीं है, ठीक है ना, वो तो बायोलॉजी में होता है, आपको तो बनाने की जरूरत नहीं है एज सच कि वो ताला चाबी बनाते बैठ रहे हो आप लोग, ये सब चीजें मत नहीं वो करना। नहीं, सिर्फ लिखना है मतलब ऐसा। हाँ लिखना हो तो मैंने आगे बहुत सारा लिखवाया है कि एक एंजाइम का मॉलिक्यूल है वो 1 अच्छा लाख। वो ट्वेल्व का लिखवा था कि एक एंजाइम, हाँ मतलब वही एक एंजाइम हाँ के। बस वो सब लिखना, ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है, ऑप्टिमम pH क्या होता है, वो सब तो लिखने का होता है, वो तो शायद लिखवाया भी होगा नोट्स में।
हाँ उसमें है ना, तो वो उनको तो लिखने का है। और उसके अलावा फिर होमोजीनस हेट्रोजीनस कैटालिसिस वो सब कर लेना आप लोग, ठीक है। वो कोलॉइड्स के डिफरेंशिएशन। अंदर क्लासिफिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के फिजिकल स्टेट के बेसिस पर जो कोलॉइड्स का क्लासिफिकेशन है वो आपको पढ़ना है, ठीक है बेटा। नेचर ऑफ डीपी, मल्टी मॉलिक्यूलर, मैक्रोमोलिक्यूलर और एसोसिएटेड कोलॉइड्स, वो आपको करना है, ठीक है। और उसके अलावा फिर इंटरेक्शन, नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएम, वो आपको देख लेना अच्छे से। लायोफिलिक और लायोफोबिक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसके अंदर, ठीक है, लायोफिलिक लायोफोबिक। बाद में फिर कोलॉइड को बनाते कैसे हैं, प्रिपरेशन, प्यूरिफिकेशन कैसे करते हैं उनका, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, टिंडाल इफेक्ट, वो सब, ब्राउनियन मूवमेंट, ये सब, इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। और उसके आगे जो कोएगुलेशन वाला पार्ट था वो भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट हो गया। कोएगुलेशन, किस तरह से कोएगुलेशन करवाते हैं ना, वो भी इंपॉर्टेंट है। कैसे सस्पेंशन में कन्वर्ट होता है वो वाला पूरा आप देख लेना अच्छे से। स्कूल्स हार्डी रूल भी शायद पढ़ाया था आपको, है ना, स्कूल्स हार्डी रूल। स्कूल्स हार्डी रूल इंपॉर्टेंट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। वो सारी चीजें आप लोग पढ़ लेना। एप्लीकेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन वगैरह वो सब जो मैंने पढ़ाया है। एब्जॉर्प्शन और एड्सॉर्प्शन के बीच में क्या डिफरेंस होता है, फैक्टर अफेक्टिंग एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, ठीक है ना, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट भी मैंने दी हुई है, वो सारे तो इंपॉर्टेंट है ही है, ठीक है। लेकिन मैं तो बोलूंगा सरफेस केमिस्ट्री पूरा ही पढ़ लो अच्छे से तो बेटर है बेटा, ठीक है। और कुछ ना कर सको तो कम से कम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो सारे पढ़ ही लेना उसके अंदर, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बाहर के आएंगे सर? बाहर के मतलब तो उसके अलावा कोई भी नोट्स के इसके अंदर? अलावा तो मतलब वो भी है अपने सिलेबस में ही होगा, मतलब टेक्स्ट बुक के बाहर का कुछ भी नहीं आएगा। जो मैंने पढ़ाया ना उसके बाहर का तो कभी भी कुछ भी नहीं आएगा, एग्जाम में भी नहीं आएगा आपको, बहुत कुछ एग्जाम, ठीक है। ठीक है सर। आईएमपी क्वेश्चन जो मैंने आपको दिए हैं वो शायद तक तो पूरा चैप्टर कवर करते ही होंगे, लेकिन वो आप सबसे पहले प्रायोरिटी में रखो और उसके बाद में जो बच जाए वो आप लोग करो। जैसा आदित्य हाँ। मेरे को पूछ रहा था, बेटा आदित्य कंसेप्ट क्लियर हुआ मैंने क्या बताया था वो कल, यस सर। है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन लोगों के लिए होते हैं जो पूरा का पूरा नहीं पढ़ सकते, ठीक है। अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम पे सारे क्वेश्चन दे दो तो फिर क्या मतलब, है ना। तो उससे से बेटर है फिर अपनी एनसीईआरटी कर लेते हैं पूरी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहले करने का, और उसके बाद में जो बच जाता है वो भी आप लोग को पीडीएफ में से तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। ठीक है सर। ओके सर। तो चलो, तो फिर अभी है ना अपना क्या बाकी है मेरा, देखो बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड एक नया, अभी अमाइंस हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया। अमाइंस की फिजिकल हाँ सर। प्रॉपर्टी है तो वो हम लोग लास्ट में करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी। तो अपना जो इस चैप्टर के अंदर बाकी है, बचा हुआ पार्ट है, वो बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड बचा हुआ है। और वो आप एज सच तो जानते ही हो। पहली बात तो देखो, प्रिपरेशन देख के आपको पता चल गया होगा कि ये तो आता ही है, देखो। यस सर, हाँ साइड सर, में डायोडाइजेशन। डायोडाइजेशन वैसे तो मैंने आज ही बताया, लेकिन आप लोगों ने तो ये सब चीजें हेलो अल्केन्स और हेलो ऑरेंज से देखी हुई है, ठीक है ना। हाँ सर। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बनता है। अच्छा, फिर सैंड मेयर से ये भी पता था कि बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन CO2 Cl2 HCl से कराएंगे तो क्लोरोबेंजीन बनता है ना बेटा। उसके आगे फिर CO2 Br2 से कराएंगे, HBr से करवाएंगे तो ब्रोमोबेंजीन बनेगा। याद है ये सब, सैंड मेयर का ही पार्ट है, CO2 Cl2 HCl क्लोरोबेंजीन, यस CO2 सर। Br2 HCl ब्रोमोबेंजीन। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि इसके अंदर अगर मैं रिएजेंट थोड़ा सा चेंज कर दूं, CO2 CN2 और HCN कर दूं, समझता है। CO2 CN मतलब साइनाइड का CN बोल रहा हूं मैं, CO2 CN2 और HCN कर दूं तो बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। अगर CO2 Cl2 HCl है तो क्लोरोबेंजीन बनता है, CO2 Br2 HBr हो, यहाँ पे सर बेंजीन साइनाइड बन जाएगा। हाँ बेंजीन के ऊपर साइनाइड, उसको ऐसा नहीं बोलते, उसको सायनो बेंजीन बोलते हैं। तो अब मैं आपसे ये पूछ रहा था कि मान लो कि चलो यहाँ पे देख लो कि CO2 CN2 और HCN लेते हैं तो बेंजीन के ऊपर साइनो ग्रुप आ जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया। तो ये वाला पार्ट जो है ना, अभी ये CO2 Cl2 HCl CO2 Br2, तो ये दोनों तो हम लोगों ने कहाँ पर पढ़ा था, हेलो अल्केन्स हेलो एरिन्स में, सैंड मेयर में पढ़ा था। देखो ये भी हिस्सा सैंड मेयर का ही होता है। तो दिस इज जो यहाँ पर आपके सामने रिएक्शन लिखी हुई है वो सैंड मेयर्स रिएक्शन है, मतलब, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इतना तक तो मैंने करवा दिया आप लोग को, है ना।
ये आपको पता ही था पहले से। तो अभी हम लोग गेटरमैन रिएक्शन जो आपकी पढ़नी है वहां से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज एक काम करो, आज अभी अभी आपको जो टाइम मिल रहा है वो आप लोग सरफेस केमिस्ट्री अच्छे से रिवाइज कर लो बेटा, ठीक है। और हाँ सरफेस सर। केमिस्ट्री में कुछ डिफिकल्टी है अभी फिलहाल के लिए तो आप लोग मुझे बताओ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से एक बार रिवाइज तो मैंने आप लोग को करवाई दी है कि ये क्वेश्चन तो आपको जरूर करने हैं, ठीक है। ब्रेडिक आर्क्स मेथड, पेप्टाइजेशन, जो बड़े बड़े नाम है उसके अंदर वो चीजें तो पढ़नी ही पढ़नी है बेटा, है ना। तो यही सारे क्वेश्चन आप लोग को सरफेस केमिस्ट्री में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। और मैंने जो आप लोग को पीडीएफ दी है नोट्स की, उसके बाहर कभी भी कुछ भी नहीं आएगा सरफेस केमिस्ट्री में, ठीक है। आईएमपी क्वेश्चन की लिस्ट दी है तो वो खाली क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं, बाकी आप लोगों को पूरी पीडीएफ कर लेनी है, ठीक है। और कुछ डाउट है सरफेस केमिस्ट्री में तो पूछो। तो मेरे ख्याल से कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन का जो रिमेनिंग पार्ट है वो कल के लेक्चर में हमारा कंप्लीट हो जाएगा, पूरा का पूरा ये चैप्टर का थियरी। फिर इसकी हम लोग इस वीक के अंदर 2 लेक्चर लेके, अगर मिला तो 2 लेक्चर, कौन सा दिन है आज, वेडनेसडे है ना, हाँ थर्सडे और फ्राइडे मुझे अभी मिलेंगे। तो कल के लेक्चर में इसका थियरी कंप्लीट हो जाएगा और फ्राइडे के दिन इसकी एनसीईआरटी हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सैटरडे तो शायद आपका लेक्चर नहीं होगा, 15 अगस्त है इसलिए, ठीक है। और फिर अभी मंडे से हाँ फिर हम सर। लोग ये एनसीईआरटी का जो भी पोर्शन बाकी रहेगा वो कंप्लीट करके फिर उसके बाद में ये जो 8 चैप्टर हमने करे हैं उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके सॉल्व करना शुरू कर देंगे बेटा, जेडब्ल्यू और नीट के, ठीक है। चलो अपने सरफेस केमिस्ट्री में कुछ डाउट है तो बोलो। सरफेस नो केमिस्ट्री में सर। डिफिकल्टी बेटा, ठीक है। तो अच्छे से आप लोग प्रिपेयर कर लो, ठीक है। और आपका टेस्ट कितने बजे रखना है, 12:30 को कि 1 बजे? सर 1 o'clock। 1 o'clock को रखें ऐसा? सर वैसे 1 o'clock, हाँ सर। हाँ सर। 12:30 के बाद में 12:30 रख लो सर। हाँ हाँ सर। 12:30 रख लो ना सर, क्योंकि फिर अच्छा रहता है सर। जल्दी फ्री होते हैं क्यों? हाँ सर। हाँ सर, जल्दी फ्री हो जाते हैं इसलिए सर। रिवाइज नहीं देखो करना सर, है? 5 जन बोल रहे हाँ हैं सर, सब 12:30 बोल रहे हैं। सर, सब बोल रहे हैं कि सर 12:30 रख लो सर। हाँ सर। सब लोग 12:30 बोल रहे हैं क्या? हाँ सर 12:30 रख लो सर। ठीक है बेटा, चलो तो फिर मतलब सर जो बोल रहे हैं उनमें से मोस्ट लोग वही बोल हाँ वही। मोस्ट लोग क्या बोल रहे हैं, ज्यादा क्या बोल रहे हैं, 12:30 का बोल रहे हैं सर। हाँ हाँ सर। हाँ सर, जो बोल रहे हैं। मैं मैम को बोल देता हूँ कि आप 12:30 को लेक्चर 12:30 को भेज देना, ठीक है। हाँ सर। आज के पेपर के बारे में ना एक चीज मैं बोल दूं कि वो होगा लेंदी, लेंदी होगा। लेंदी होगा। हाँ सर, पूरा अगर आप थियरी बेस्ड है। हाँ बराबर, यस। 1 घंटे में अगर, हाँ पूरा थियरी बेस्ड है, बहुत अच्छा पकड़ा माधव। 1 घंटे में अगर आपको कंप्लीट नहीं होता है तो आज के लेक्चर के लिए, आज के टेस्ट के लिए मैं आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको थैंक यू। हाँ सर, थैंक यू। पेपर मिल ओके जाता सर, है थैंक यू सर। और हाँ हाँ बस हो गया 12:30 सर थैंक यू हाँ सर। सर मैं कल दे सकता हूँ क्या? नहीं कल नहीं दे सकता बेटा, आज सर देना वो पड़ेगा। सर सर वो स्टिचेस में इन्फेक्शन हुआ है ना, तो खून नहीं कर रहा है, तो वो डॉक्टर के पास जा रहा हूँ बारडोली में, इसलिए। अब तो मेडिकल रीजन देगा तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ठीक है चलो कोई बात नहीं। पेपर देखना नहीं, बी लॉयल टू योर सेल्फ, ठीक है। यस और सर। एक आप हुसैन सर को मैसेज करके बोल देना और उनकी परमिशन ले लेना, ठीक है। यस सर। तो 12:35 को आप लोग का टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, 12:30 को पेपर, मतलब आप लोग को 12:35 स्टार्ट हो जाएगा। तो ऑफिशियल टाइम उसका 1:35 तक होगा, लेकिन आप लोग आज 1:45। 1:45 को आप लोग मेरे को सबमिट कर देंगे, ठीक है। और देखो आज से हम लोग बहुत टाइमिंग के मामले में सीरियस हो रहे हैं बेटा, कोई ऐसा नहीं कि आप आधे घंटे के बाद में 1:45 को आपका टेस्ट कंप्लीट होता है और पीडीएफ बनाने के लिए 1:50 तक का टाइम लगता है मान लो। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि बेटा 1:50 से 1:55 तक के बीच में सारे पीडीएफ मुझे मेरे मोबाइल पे आ जाए। बहुत ज्यादा टाइम से हो जाएगा बेटा 1:55 के बाद में अगर मेरे मोबाइल में हाँ अगर सर, इनफ टाइम। आज 1:55 के बाद में, ठीक है। राज देख लेते हैं कि वो परमिशन अगर उसको हुसैन सर दे देते हैं तो उसके लिए मैं कल का रख रहा हूँ। बाकी 1:55 तक के बाद में अगर कोई पीडीएफ आया तो फिर उसको एब्सेंट ही मार्क कर दूंगा मैं, ठीक है। तो टेक्निकल अगर आपको, तो आप लोग पहले फोन करके या मैसेज करके मुझे बता देंगे, वरना 1:55 विल बी योर डेड टाइम, ठीक है। ठीक है, मतलब मेरे को पीडीएफ आ जाए 55 से पहले, ठीक है। चलो तो फिर हम लोग कल के लेक्चर में मिलेंगे और ये चैप्टर को कंप्लीट करेंगे थियोरेटिकली, ठीक है बेटा। ओके बाय। ठीक है सर, थैंक यू सर, बाय सर। सर हाँ बोल बेटा। सर। हाँ हाँ सुन रहा हूँ, बोलो। हाँ सर।
सर रिकॉर्डिंग बंद हो सकती है, आप हो? हाँ सर। नहीं 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 नहीं, बंद नहीं हो सकती भाई, बंद नहीं हो सकती। काम कर कॉल कर फिर, और क्या। हाँ सर। हाँ प्रियंका मैम को, और क्या। हाँ अगर वो देख रहे हो तो मैम बंद कर दो ना रिकॉर्डिंग। प्रियंका मैम बंद कर दो ना रिकॉर्डिंग। ना यार, वो नहीं देख रहे होंगे ना, हाँ प्रॉब्लम नहीं सर। है। एक काम करना, उनको मैसेज करना। समय पश्चात प्रयास करें। अपना द्वारा डायल करेल नंबर हमारा व्यस्त सर वो राजा फोन माइक पे, बंद कर। अरे फोन पे व्यस्त है ऐसा दिखा रहा है। चलो सर कोई नहीं, सर यही बोलना था कि हेलो। हाँ बोलना बेटा, सुन रहा हूँ। हाँ सर। सर वो, अरे भाई काम जाओ करना, यार, फोन जाओ तो सही, मुझे मतलब यार सब बैठे हो यार। कॉल कर बेटा, कॉल कर ले माधव, कॉल कर ले इसको, नहीं बंद सर, मैं कर। एक मीटिंग ही अरेंज कर रहा हूँ, आपको भेज रहा हूँ सर। हाँ ठीक है। आ जाओ सर।